नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय हरिहर सर, आप वो पेशेंट को लेके आए हैं? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बोले थे कि आप जितेंद्र जी को सर आवाज तो आ रही है, लेकिन वो अभी ट्रैवलिंग में है। आ जाएगा तो मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है। आप कोई पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं? जी नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ है तो नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग कुछ अलग बात करते हैं। शशि मैडम, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया? जून आ गया, अभी तक गुड नहीं आया। इवनिंग सर। नहीं सर, अभी तक नहीं आया है। क्या प्रॉब्लम क्या है अभी? सर उसमें क्या, मैंने मैम से पूछा तो मैम ने कहा कि शायद ये लोग पेमेंट कम देते हैं तो कोई कॉपी चेक करने की तैयार ही नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? पेपर चेक करने को तैयार नहीं है? तो एमडी के बच्चे क्या करेंगे फिर इसमें? उनकी क्या, आपकी क्या गलती है? सर हमारी लोग की गलती नहीं होगा। अब जो भी होगा यूनिवर्सिटी के अपने अपने कचरे होते हैं ना। अच्छा, सभी यूनिवर्सिटी में तो हो जाता है। हम्म। अब तो आप सेकेंड ईयर में चली गई ना, तो अभी तो हाँ आपको जी, हाँ जी सर। थीसिस वर्क भी, आप अभी जाती नहीं है क्या उधर? थीसिस वर्क का भी काम होता होगा। सर मैं कॉलेज में ही हूँ, मतलब यहीं पर हूँ, आई हूँ। अच्छा, हम्म। तो मुझे इतना पता चला कि मोनिका मैडम और वो मुनीश शर्मा मैम तो थीसिस लिख रही है, उनका कंप्लीट भी होने वाला है थीसिस। और वो सेकंड ईयर में हाँ ना? तो उनका, हाँ हाँ, वो लोग का तो फाइनल ईयर शुरू हो गया। उनका 22 का एडमिशन है ना। हाँ हाँ, फिर उनका 22 अब का एडमिशन है तो 23, 1, 24, 2, 25, 3 इस साल तो उनका मेरे के हिसाब से तो दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए उनका फाइनल ईयर फाइनल का। एग्जाम, हाँ। हाँ, तो वो तो लोग उन लोग का तो थीसिस कंप्लीट सबमिट हो होने। गया है, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, उनका थीसिस सबमिट हो गया। मैंने मैम से एक बार पूछा था तो फिर उस वक्त मैम ने नहीं बताया था कुछ भी। नहीं, सबमिट नहीं हुआ, और सबमिट होने का काम चल रहा है, फाइनल फाइनल स्टेज अच्छा। में। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह रहेगा, और दिसंबर में हम्म। उन लोग का एग्जाम रहेगा, 6 महीने बाद। हाँ ऐसा है। हाँ और फिर हाँ उनसे जो मेरे, कंचन मैडम है, हाँ कंचन कंचन मैम तो, मैडम, अच्छा कंचन मैम भी तो उन्हीं के साथ है ना। अच्छा उन्हीं के साथ है, हाँ। हाँ हाँ। और आपका एडमिशन कब है? सर मेरा 23 के दिसंबर का है। 23 का, तो आपका 26 में कंप्लीट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, आपको अभी टाइम है तो, लेकिन आपको थीसिस हाँ जी वर्क का सर। कुछ काम नहीं देते वो लोग? सर थीसिस मैं लिख रही हूँ, मेरे को वही है ना, मेरा वो है ना, आम और जेठराग्नि के संदर्भ में टिप्पणी महाकशा का समीक्षात्मक अध्ययन है। तो हाँ मेरे को अभी तक तो यही था कि जहां जहां पर टिप्पणी महाकशा, चर सुश्रुत मतलब पूरी बृहत्त्रयी लघुत्रयी में जो जो वो लिखना था। अभी सर ने तो एक काम और दे दिया कि जितने टिप्पणी महाकशा के द्रव्य हैं, वो बटी, अवलेह, चूर्ण, ये वो दुनिया भर की चीजों में जो अलग से वर्णन है वो भी लिखना है। मतलब तो एक तो योग लिखना है, एक साथ में ये भी लिखना है कि कहाँ पर बटी फॉर्म में है, कहाँ पर चूर्ण फॉर्म में है, कहाँ पर अवलेह फॉर्म में है। तो मेरा काम तो और बढ़ा हुआ है, तो मैं लिख तो रही हूँ। हाँ, तो भी अभी तो आप मैंने सिर्फ, रेफरेंसेस जमा कर रही है ना, रेफरेंसेस जमा कर रही है ना अभी तो। नहीं सर थीसिस मेरी राइटिंग, आदत है ना, मैं डायरेक्ट लिखती जाती हूँ, मतलब पेन पेपर पर।
तो अभी तो मैं पेन पेपर पर सब लिख रही हूँ। और हाँ, थोड़ा सा जैसे आम उम जठराग्नि उठराग्नि लिखना है तो फिर हो रहा है। हालांकि मैं सब कुछ लिखूंगी पेन पेपर पर। मेरी आदत है, पहले हाथ से लिखती हूँ सब कुछ और फिर टाइप वाइप करूंगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मैं मतलब कोई भी ऐसा नहीं करती कि बस लिख लिया डायरेक्ट उठा करके, मतलब जैसे लैपटॉप पर बैठ गए। मेरी आदत है कि हर चीज का पहले एक रफ वर्क पूरा तैयार करती हूँ। एक तरीके से कह लो अपनी हैंड राइटिंग में सब कुछ लिखती हूँ। फिर अपना सब कुछ लिखने के बाद फिर उसी को फिर तब बैठ जाएंगे लैपटॉप खोल करके, तब फिर उस पर करेंगे। अच्छा। और मेरे को तो प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा हिंदी में करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल वार्टिकल तो मैंने खुद लिखे थे सारी चीजें, मतलब टाइपिंग जी। किया था, बस अलाइन करने का काम मैंने स्टाफ से करवा लिया था। जी। और ऐसे इसका भी मुझे करना पड़ेगा। तो अभी मैम ने बता दिया कि कितना लगभग किस कितना किस चीज पेज पर। का लिखने का टारगेट है? कितना पेज लिखेंगी थीसिस में? अब मैम ने अलग अलग बताया, जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसमें मतलब शायद 25 पेज या ऐसे कुछ लिखना है। अलग अलग चीजों का नहीं, इंट्रोडक्शन कम पेज का लिखना था। सर बताती हूँ, मैम ने लिखवाया तो है। और रिव्यू लिखना है 25 से 30 पेज का। अच्छा। हाँ, डिस्कशन 17 से 18 पेज का लिखना है। कंक्लूजन 5 से 6 पेज लिखना है। और इंट्रोडक्शन 5 से 6 पेज लिखना है। रिव्यू 25 30 पेज, 25 30 पेज लिखना है। चैप्टर्स भी लिखने और होंगे ना? हाँ, उसके चैप्टर्स। अंदर मतलब थीसिस में सब टॉपिक्स तो होंगे ही सारे। हाँ। हाँ, तो वही है पूरा। अब अभी मैं देखती हूँ, तभी तो मैं सिर्फ मेन काम कर रही हूँ दीपिनी महाकाशाय के द्रव्य पर। और हाँ। साथ में आम और जठराग्नि का देखती जा रही हूँ। अब उसको फिर एक बार अलाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि और ये जो। आप लोग का एथिकल कमिटी के पास प्रेजेंटेशन हुआ है क्या आप लोग हाँ, का? सिनॉप्सिस का हुआ था सर। हुआ था ना? अच्छा। हाँ। हाँ तो कैसा आपने दिया था? कैसा आपका प्रेजेंटेशन कैसा था? सर, मेरा तो सही हो गया था। मेरे मतलब मेरे में कोई पंगा नहीं आया था, क्योंकि हम सिनॉप्सिस बनाने में बहुत रोए थे। तो वो सारा चीज वहाँ ठीक ठाक निकला, क्योंकि मेरा वही था ही। हम तब उन्होंने पूछना शुरू किया तो मैंने शुरुआत ही वहां से किया। रोगा सर्वे मंदोग ने वहां से स्टार्ट किया। फिर थोड़ा बहुत जो कुछ भी बोला उनको लगा, फिर उन्होंने बोला ये करेंगे, मैंने कहा हाँ। हालांकि मेरा जो एम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वहाँ इथिकल कमेटी में 3 ही चीजें रिप्रेजेंट होनी थी। एक तो टॉपिक, मतलब टाइटल क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव और मटेरियल और मेथड, तो मेरा 3 ही पड़ा बना, मतलब कि जो कह सकते हैं पीपीटी। तो उनका था 10। हमने कहा सर आपने दिया ही यही चीज था। फिर मैंने अपनी सिनॉप्सिस देखी उन्होंने, तो उनका भी था कि इसमें सब चैप्टर्स होने चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, वो सब सारी चीजें होंगी। तो हमारा है कि आम पर जठराग्नि का अध्ययन, और मतलब आम पर दीपनी महाकषाय का अध्ययन, जठराग्नि पर दीपनी महाकषाय का अध्ययन, और आम और जठराग्नि पर दीपनी महाकषाय का सहसंबंध अध्ययन। तो 3 ही यही एम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि करेंगे ये चीज। तो हमारे जो को गाइड है उन्होंने कहा ही था कि सारा बृहत्तरी लघुत्रयी में करना ही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये उनको तब सिक्योरिटी हो गई। तो अभी तो सर ने और चीजें भी बढ़ा दी, अब देखते हैं उसको कैसे करेंगे। क्योंकि चरक में एक पंगा ये है, जैसे मान लीजिए आरकवधि में बहुत सारे दीपनी के द्रव्य हैं या अपामार्ग में है, लेकिन वहां पर उन्होंने ये रेफरेंस नहीं लिखा है कि ये चूर्ण फॉर्म में लेंगे क्या लिखेंगे। सिर्फ द्रव्य लिख दिया नाम। हम्म। तो जब संस्कृत में कहीं उन्होंने लिखा नहीं है किसको किस फॉर्मेट में लेगो, तो हम अपने मन से उसको कैसे वो कर देंगे, क्योंकि नहीं, संहिता ज्यादातर तो डिपार्टमेंट का भी चूर्ण तो फॉर्म में ही लेते हैं ना। आरक विद्या अध्याय में नहीं तो सर, सारा चूर्ण। लेते तो चूर्ण फॉर्म में, वो तो हमें भी पता है। लेकिन संहिता वाले तो एक चीज कहते हैं ना कि किताब में नहीं लिखा है तो हम मानेंगे नहीं। लेकिन संहिता वालों की लिखा तो एक है यही चूर्णा बात प्रदेहा प्रलेपा, ऐसे चूर्ण शब्द लिखा है वहां पे, जगह जगह पे। है। हाँ, आरक तो विद्या। जहां पर लिखा है तो वहां पर लिखा है। जैसे आप ये देखोगे ना, अपामार्ग तंडुलीय है। अब उन्होंने लिख दिया नस्से के लिए मरीज को लिख दिया। तो वहां उन्होंने कुछ भी वर्ड नहीं लिखा है सर। मैंने तो सर को अच्छा, दिखाया भी। मरीज के लिए नहीं लिखा है तो वो योग रत्नाकर फिर भाव प्रकाश में देखिए, वहां तो मिल जाएगा। नहीं, वहां तो मिल जाएगा, लेकिन जब हम चरक का रेफरेंस लिखेंगे तब तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। तो क्योंकि फिर जब मरीज जैसे का हम जो अवलेह बना बना। के कोई खाएगा? वो तो कॉमन सेंस की बात है ना, मरीज का अवलेह नहीं थोड़ी सर, ना वो कोई खाता है। कॉमन सर वो वाली बात नहीं है। कॉमन सेंस तो सारी चीजें हैं, मतलब संहिता वाले तो कहते हैं ना कि किताब ने अगर नहीं लिखा तो हम वो चीज को क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जैसे एकदम सिंपल सा वर्ड है, अभी मैंने जब सुश्रुत सूत्र स्थान पलटा तो वेदना के लिए हर जगह उन्होंने रुक वर्ड लिखा है। उन्होंने कहीं पर भी कोई वर्ड वेदना वदना वर्ड नहीं लिखा है। उन्होंने सारी जगह रुक वर्ड यूज किया है, अगर आप सुश्रुत पलटिए तो। वो और ठीक है, चरक लेकिन को जी को जहाँ पे, पलटेंगे तो हाँ, पंचविध कषाय कल्पना में चूर्ण का ही ज्यादा यूज होता है ना। वो फिर हाँ, तो हर अब जगह पे सर चूर्ण कषाय अवलेह कल्पना की। में तो यकृत चूर्ण होता है ना सर। हाँ, वही तो।
वही तो। अब यकृत चूर्ण और सिंपल चूर्ण में भी फर्क हो जाएगा। मैं क्यों कह रही हूँ, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ जब ये लोग बातचीत करते हैं तो ये लोग फिर वही फंसाते हैं कि आपने ये चीज कैसे लिख दी, यहाँ तो शास्त्रकार ने कुछ नहीं बोला है। तो मैं इस वजह से कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है, लिखने को नहीं तो तो मुझे भी पता आप है। बोलिए कि हमें क्या लिखना चाहिए, मरीज का चूर्ण ही यूज होता है ना, अवलेह स्वरस ये थोड़ी ना यूज होता है। बात तो ठीक है सर, तो मैं इसलिए सर का मैं देखती हूँ, अदरवाइज क्योंकि अगर मैं उस हिसाब से क्रिस्टल क्लियर शास्त्र के हिसाब से चलूंगी तो फिर बटी वटी फॉर्मेट वाला मैं नहीं लिख पाऊंगी कि क्या चूर्ण, क्योंकि सर ने कह दिया ना कि कहाँ चूर्ण है, कहाँ मतलब कषाय है। जब इस तरीके से डिफरेंशिएशन ठीक है, होगा आप क्या तो कषाय। करिए, जहाँ पे लिखा हम्म। है, जहाँ पे लिखा है कषाय हम्म। और अवलेह, वहां पे घृत, वहां पे वो लीजिए। जहाँ पे नहीं लिखा है तो उसको हाँ। अर्थाप्ति से खुद ही ले लेना है, तंत्रयुक्ति लगा के कि चूर्ण लेना है। हम्म। बराबर है ना। आप बोलिए ना तंत्रयुक्ति हाँ क्यों बोला है, आचार्यों ने तंत्रयुक्ति इसीलिए बोला है कि जहाँ अर्थ नहीं बोला है वहां पे अर्थाप्ति से हम ले सकते हैं। हाँ, तो वही चीज है। अभी तो देखूंगी, अभी तो मैं मेनली उसी तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि वो जो कर दूंगी और उसके बाद उसी में अलग सब टाइटल डाल कर लिखूंगी, देखती हूँ, क्योंकि इतना ही बहुत हो जाएगा। इसलिए मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने जब हारित लिखी तो मेरा आर्टिकल 17-18 पेज का गया। जब मैंने शारंगधर लिखा तो भी 20-22-25 पेज का गया, मतलब। तो अगर ऐसे मैं उठाऊंगी तो चरक तुम्हारी समंदर है शारंगधर के सामने, तो वैसे ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना सर। बराबर। तो हाँ, तो चरक भी होगी, सुश्रुत भी होगी, अष्टांग हृदय भी होगी, फिर भाव प्रकाश भी होगी, माधुर्य ध्यान भी होगी, और सारंग धर्म तो मान लो मैंने किया ही हुआ है, उसको सिर्फ मुझे हिंदी में टाइप करने की जरूरत पड़ेगी। और हम्म, माधुर्य ध्यान में कहीं नहीं रेफरेंस है, एक जगह सिर्फ भल्लातक के स्वरूप का वर्णन है, किसी चीज के रेफरेंस में, वरना भल्लातक में कहीं दीपनी माँ के शाही द्रव्यों का वर्णन नहीं है। अब भाव हम्म, प्रकाश पता नहीं कि मुझे बड़ी बोर सी लग रही, तो भाव प्रकाश पे कुछ करने मन नहीं हो रहा है, पर करना पड़ेगा। तो अभी मैं चरक कर रही थी, तो चरक सूत्र स्थान तो कर ही लिया है, अब हम्म। चिकित्सा में लगी हूँ, तो चिकित्सा अब लंबा टाइम ले लेगा। वो तो हाँ आपका रिसर्च है ही ना, 3 साल इसलिए तो देते हैं, वो तो आप कर लेंगी, आप बहादुर हैं। सर, अच्छा, कर तो देखते हैं क्या होता है अभी, क्योंकि आप ये बताइए। आ, हाँ, हाँ, बताइए बताइए, पहले बताइए। जैसे एक होता है ना, तो अभी जैसे मैम ने कहा इसको हड़बड़ करना, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ संस्कृत के श्लोक पढ़कर उसमें द्रव्य दिख रहे हैं तो वो कर रही हूँ। वरना पहले मैं क्या कर रही थी कि पूरा श्लोक पढ़ा, उसका हिंदी अर्थ पढ़ा, पूरा वक्तव्य पढ़ा, और तब जा करके उसको लिख रही थी। जैसे हारितोरित मैंने इस स्टाइल में पढ़ा कि मेरे को हुआ भी कि हमने उसकी थॉरो स्टडी कर ली। अभी क्या है ना कि जो कोटा पूर्ति वाला काम होता है, अब वो कोटा पूर्ति हो गया कि भाई दीपनी माँ का शायद कहाँ द्रव्य है, आपने बस उठा उठा कर वो लिख दिया। एक हम्म, होता है कि नहीं, पूरा बुक को थॉरली पढ़ करके तब लिखो, तो उसकी बात अलग हो जाती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना। बराबर। हाँ, तो बस अच्छा ये कर चीज रही है, कर रही प्राउड ऑफ यू मैम, हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए, आपका एम्बिशन क्या है, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, एमडी के बाद की प्रैक्टिस करेंगी, क्या करेंगी, कि फॉरेन में सर जाएंगी? मुझे तो दोनों ही पसंद है, कि मतलब टीचिंग भी करने को मिले एज ए हॉबी, मतलब करूँ मैं 1-2 घंटे, क्योंकि जॉब तो मेरी लगेगी नहीं, उसके पीछे वजह है जो लिमिटेशन है, 45 की एज लिमिट है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपका लगवा दूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस में लग जाता है। 65 साल तक आपका है एज लिमिट, मतलब 60 में आप तो रिटायर होके भी 5 साल एक्सटेंशन मिल जाता है, अच्छा, तो वो तो आपको मिल मेरे को जाएगा। पसंद है कि मैं दोनों ही काम करूं, क्योंकि टीचिंग जो है मेरी स्किल है, और प्रैक्टिस मेरा पैशन है एक्चुअली। तो प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, बगैर प्रैक्टिस करे तो फिर सर ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल बंदे हो, मतलब आपको एहसास ही नहीं होता यू आर अ फिजिशियन, अगर आप हाँ, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। हाँ। मुझे मुझे दोनों पसंद है, और आप परमात्मा ने 65 चाहा तो साल मैं दोनों ही 65 ईयर्स तक तो आयुर्वेद सर में आप तो हो ही लिमिट है, साथ है। 65 ईयर्स तक आप टीचिंग हम्म, कर सकते हैं, आप उसका चिंता मत करिए। गवर्नमेंट में नहीं जी लगेगा लेकिन प्राइवेट में लग जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। चलिए। प्रणाम सर। हाँ जी, मैं सर बोलिए सर। शशि मैडम तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैडम हाँ भाई प्रणाम। तो शशि मैडम आपसे बात नमस्ते करना सर, चाहते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। मैम का बहुत अच्छा अच्छा फेसबुक में आता है, हम उनको फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया योगा और आसन भी बताते हैं मैम ने, बहुत बढ़िया। भगवान थैंक यू सर, कृपा थैंक यू सर, मैडम के सब लिए। पाठक करना सिखाया सर। बहुत अच्छा। सर एक सक्सेस स्टोरी था सर। हाँ बताइए, कोई एक और हल्दिया करके कोई पेशेंट है,
हाँ सर, मैं बता दूं 2-3 हाँ मिनट बताइए। में। सर हाँ ये बताइए। 20 या 25 डेज की पहले एक पेशेंट आया था, सागर जना नाम का। उनका जो एक घुटना बिल्कुल दर्द हो रहा था, शशि मैम ने उनका केस टेकिंग किया था। तो वो चल नहीं पाता था। जब मेरा क्लिनिक के सामने आया तो बाइक से वो निकला तो जो पेशेंट का टेबल तक पहुंच नहीं पाया, उनको 2 आदमी पकड़े के ले लिया। तो आपने भी उनको जो दवाई बताया था, जो उनको जो प्रॉब्लम था वो मानसिक था, और भी शारीरिक, जो वो जो घुटना भी बहुत दर्द था, वो चल नहीं पाता था। तो आपने बताया था कि अस्थि धातु को पोषण कम हो रहा है, उनको लाक्षादि गुगुल और त्रिफला गुगुल, और उसके साथ लाक्षादि गुगुल, त्रिफला गुगुल और कैसर गुगुल। शशि मैम ने कैसर गुगुल ऐड करने के लिए बोला था, और वो दिया था। और उसके साथ बृहत बात चिंतामणि, विपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी और अभिपतिकर सर दिया था, और वो अश्वगंधा भी दिया था। सर ये आज उनका पिताजी बुलाया उनका घर को, मैं बोला कि इस क्लिनिक आ जाओ, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट किया। तो हमने उनका घर सरे पहुंचा और दिखा, इतना दिखा कि मैं भी, मेरा भी विश्वास नहीं हुआ। सरे 70 या 80% वो भी अच्छा हो गया। उनका मानसिक भी जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, वो हंस रहा है। वो वीडियो भी है मेरे पास, भी मैं भेज दूंगा सर ग्रुप में। हाँ, क्या क्या दिए थे एक बार फिर बताइए। सर ये बृहत बात चिंतामणि दिया था, आपने हाँ बताया था देने के लिए। और हाँ। वो कैसर गूगल दिया था, त्रिफला गूगल दिया था। और उसके साथ कैसर गूगल, त्रिफला गूगल, वो बृहत बात चिंतामणि, और वो सर अभिपतिकर चूर्ण और आरोग्यवर्धन दिया था। अच्छा। सरे वो इतना सरे अच्छा है कि, और अश्वगंधा भी दिया था। अश्वगंधा देने के लिए सर भूल हो गया सर, लाक्षादि गुगुल दिया था। लाक्षादि गुगुल, कैसर गुगुल, त्रिफला गुगुल और बृहत बात चिंतामणि अच्छा। उनका। और वो अजा मांसादि रसायन भी आपने बोला था देने के लिए उनको, अस्थि और मज्जा का पुष्ट होने के लिए। सर हाँ 70-80% सर वो बहुत अच्छा है सर, आज चल रहा है। और वो मैं भी वीडियो सर दिखा दूंगा, वही सर है आयुर्वेद का कमाल, कितना अच्छा हो गया वो। बिल्कुल वो बहुत खुश है सर। उन्होंने, पिताजी ने बोला कि आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, एक बार लाएंगे संभाषा का ग्रुप में सर। हाँ सर, लाइए लाइए। बहुत अच्छा हो गया सर। आपने बोला था देने के लिए, और वो हरिहर सर भी बोला था कि उनके साथ कैसर गुगुल ऐड करने के लिए। और शशि मैम ने बोला था ऐड करने के लिए, जो अश्वगंधा आदि ऐड करने के लिए। और आपने बात चिंतामणि और लाक्षादि गुगुल देने के लिए, और अजामांसादि रसायन देने के लिए भी बोला था सर। जी। बहुत बहुत सर अच्छा है सर वो पेशेंट, मैं भेज दूंगा सर ग्रुप में। तो सर अभी आपको कैसा लग रहा है, वो पेशेंट ठीक हो गए तो? पैसा से ज्यादा दुआएं कितना अच्छा काम तो करती हैं। सर यही सर बात, तो सर बोलने से मेरा आंखों से आंसू आ रहा है कि मैं इतना साल 13-14 साल बीएमएस करके आया, कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आपसे सीख सीख के वो 4-5 में बहुत सारे डेवलपमेंट मेरा हुआ है। और सर जो ये पेशेंट, वंस एक पेशेंट इज क्योर्ड, ही और सी विल एक्सप्रेस इज ग्रैटिट्यूड इन मेनी वेज। और सर इतना मुझे ग्रैटिट्यूड मिला उनका फैमिली से, वो बता नहीं सकता सर। बहुत अच्छा सर, आप जो बोलते हैं भगवान का रूप है डॉक्टर, वैसा मुझे आज आज लगा सर। जी सर, आप ऐसे ही करते रहिए, सभी को ठीक करते रहिए। मजा आ गया आपका बात सुन के। सर ये सब सर आपका ब्लेसिंग भी सर है, और शशि मैम, कितना कितना लोग है, हरिहर सर, महेंद्र सर, वो सबको, सबसे, कंचन मैम से भी, तनिका मैम, वो सबसे मुझे भी सीखने को मिला है सबको। और मनीषा मैडम से भी, सबको मेरा नमस्कार, और सबको भी मेरा शुभेच्छा है सर। जी। और कल परसों आपने ही पूछा था ना ये स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट। हाँ सर, स्मॉल पॉक्स का हाँ ट्रीटमेंट मैंने पूछा था सर। हाँ। तो इसमें स्मॉल पॉक्स जो रहता है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इसको हम लघु मसूरिका बोलते हैं। और इसको हम ऐसे बोलते हैं, बिरला कनिचित यस्य पीड़िका शीघ्र संभवः ज्वरः स्वल्पश्च तस्य असौ गेया लघु मसूरिका। मतलब त्वचा भाग में शीघ्रता से सर और अंतर अंतर से पीड़िका उत्पन्न होकर ज्वर ये लक्षण आता है। और जो बृहत मसूरिका है, जो चिकन पॉक्स है, उसके जैसा ये पीड़िका घन नहीं होती है। इसमें मंद ज्वर होता है, और इसको विस्फोटक ज्वर भी कहते हैं। इसमें 5 सर से 10 साल के बच्चों में व्याधि होता है, विषाणु जन्य व्याधि होता है।
और डॉक्टर हेवर्डन, इन्होंने 1767 में इसका वर्णन किया। इसका ग्रंथों में एक जगह बताया है, सिद्ध निग्रह करके ग्रंथ है, 146 नंबर का श्लोक में बोला है, वैवादे रोगी संगात व संक्रांतम तद्विषम तनौ दोष कोपम विदध्यादल्पम निरेति त्वचि सत्वरम। मतलब इसका संक्रमण वायु आदि दोष से होता है और यह रोगी के संपर्क आने से यह व्याधि हो जाती है। इसमें रोगी के विषाणु शरीर में प्रविष्ट होकर दोष को प्रकोपित करके त्वचा में पीड़िका उत्पन्न करते हैं और मंद ज्वर लक्षण होता है। और लक्षण में क्या बताया चिकन पॉक्स का, सॉरी स्मॉल पॉक्स का, कि ज्वर होता है, शिरशूल होता है, अंगमर्द होता है, पृष्ठ वेदना, गुलाबी रंग के वृत्ताकार पीड़िका त्वचा पे आ जाती है, कंडू लक्षण भी आता है। ज्वर उत्पन्न होने के बाद दूसरे दिन पीड़िका त्वचा पे आते हैं और पीड़िका की संख्या अल्प और दूर दूर होती है। पीड़िकाओं का मध्य भाग थोड़ा उठा हुआ रहता है। पीड़िका फूटने के बाद जल स्राव होता है। 5 से 6 दिन में पीड़िका सूख जाती है। कुछ कुछ रोगियों में 2 हफ्ते तक रहती हैं। और ये एक बार एक पीड़िका नहीं आके एक बार आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, ऐसे होती है। कभी कभी 4-4 दिन के बाद आती है। और सबसे पहले तालु भाग में आती है, कपोल में आती है, फिर पीठ में आती है, वक्ष में आती है, फिर उदर में आती है, ऐसे क्रम से आती है। पहले तालु भाग, फिर कपोल गाल में, फिर पीठ में, फिर छाती में, फिर पेट में, ऐसे क्रम से पीड़िका आती है। तो कंडू रहता है, तो इसीलिए कंडूहर लेप लगाना सबसे अच्छा है। वायरल इसमें मतलब वायरस का इसमें ये होता है, ड्रॉपलेट से वो इन्फेक्शन होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि WHO ने तो ऐसा बोला है कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है। और 1978 में तो ये सब जगह फैल गया था। 1977 में सोमालिया में हुआ था। और दूसरा क्या है कि मोर्टेलिटी रेट अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाया जाता था, और इसको मंकी पॉक्स ऐसे कहते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। मंकी पॉक्स जैसे ही स्मॉल पॉक्स यहाँ पे होता है। ये मतलब बंदरों को होता था। तो ये एक तरह का ये होता है, वायरस होता है, तो उससे होता है। तो इसमें हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, आगंतुज व्याधि है तो इसमें हम लोग कंडूहर लेप का प्रयोग करते हैं, या नीम, करंज, चंदन आदि तेल का प्रयोग करते हैं ज्वर शांति के लिए। क्योंकि पित्तज संप्राप्ति मिलती है, इसलिए चंदन, मुस्ता, लंगनम पाचनम, लंगनम स्वेदनम, कालो यवागो, तिक्तको रसा, वो भी करते हैं। और लंघन कराना है, त्रिभुवन कीर्ति रस देना है, लेकिन पित्त शामक द्रव्य जैसे गुलकंद या आंवले का मुरब्बा या दाड़िमा आंवले के साथ, दाड़िम के रस के साथ। फिर चंदन, मुस्ता, गुड़ुची, द्राक्षा, इसका हिम देते हैं, मतलब पानी में रख देते हैं भिगो के, चंदन, मुस्ता, गुड़ुची, द्राक्षा, और वो पानी पीने को देते हैं। रोगी को पूरा विश्रांति देते हैं, हृदय और बल्य औषधियां देते हैं। उसी तरह से इसमें मंजिष्ठा, कुटकी, चंदन, खदीर, आंवला, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, कामदूधा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी, सुशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, चंद्रकला रस, चंदन आदि गुटिका, शंख भस्म, महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और लेप, क्योंकि बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा वहां पे पीड़िकाओं में, तो शब्दोद्घृत, चंदन आदि मलहर का प्रयोग करते हैं। और पीने के लिए हम लोग निम्बादि क्वाथ, खदीरा रिष्ट, महामंजिष्ठादि क्वाथ, इलाद्य रिष्ट, पंचवल्कल क्वाथ, इसको रक्त की शुद्धि के लिए और व्रण का प्रसादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है वो एक उससे एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। एक बार वो हो गया तो बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, फिर वायरस का अटैक होगा तो फिर बार बार नहीं होती है। तो लेकिन हम पित्त शामक चिकित्सा करते हैं। नहीं तो अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया तो बाद में वो कोई और दूसरा व्याधि के रूप में अभिव्यक्त होता है बहुत साल के बाद। इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो हमें ये पूछना पड़ता है। जमदग्नि सर का केस पेपर जो मैं देता हूँ ना आप लोगों को, केस टेकिंग करिए, उसमें ये है कि पूर्व व्याधि में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो मिलता है तो पित्त शामक चिकित्सा करके ही, ज्वर की चिकित्सा करके ही आगे चिकित्सा करते हैं, है ना। चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं सर, बहुत अच्छा सर बताया आपने, बहुत अच्छा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, मैंने वो भेज दिया विरेचन वटी गिफ्ट, और दिनेश सर को भी मिल जाएगा कल परसों विरेचन वटी। उसमें क्या करना है कि आप पेशेंट को 100 ml घी पिला दीजिए दिन भर में, हलवा में, उपमा में, सब्जी में, रोटी में, दाल में, कैसे भी दिन भर में घी खिला देना है। फिर रात को एक गोली देना है, छोटी सी गोली है, जैसे बिंदी लगाते हैं ना वैसी गोली है, व्हाइट कलर की। तो या तो रात को दीजिए या सुबह 4 बजे दीजिए। तो 3 बार वॉशरूम जाना पड़ेगा
उसमें कितने वेग आते हैं, एक बार गए तो कितना वेग आता है, वो काउंट कर सकते हैं। 3 बार जाके आए तो पहला में मल निकलेगा, दूसरा में सेमी सॉलिड निकलेगा, तीसरा में पानी जैसा निकलेगा। 3 हो गया तो 2 बड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच पानी, ये डाल के पी लेना है, तुरंत बंद होता है। और पानी नहीं पीना है, जब स्टार्ट हो गया तो पानी नहीं पीना है, उसके पहले पी सकते हैं। अगर ज्यादा करना है तो पानी पीते रहे, आते रहेगा। उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर पूरा दिन मूंग दाल का पतला यूज पी के रहना है, खाना नहीं खाना है, क्योंकि पित्त निकल जाता है तो नया पित्त बनने में टाइम लगता है। और फिर अगर बहुत भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं होता, तो पतला खिचड़ी, ऐसे 2-3 दिन तक खिचड़ी खा के रहना है, तो शुद्धि होती है। अगर किसी ने खा लिया, खाना खा लिया विरेचन होने के बाद, तो उसको हार्ट में पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए संसर्जन क्रम 1-2 दिन तो होना ही चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने दिनेश सर और सक्सेना सर को बताया ये बात। आप लोग विरेचन होने के बाद पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलेगा। किसी ने तो खा लिया था ना, एप्पल वगैरह खा लिया था किसी के पेशेंट ने। सर 3 बेग के बाद ही देना है वो, आप बताया नींबू, 2 नींबू का रस 3 बेग के बाद। अगर लग रहा है कि 3 बार में शुद्धि हो गई तो आप दे सकते हैं। ठीक। अभी यहाँ पे सभी लोगों ने दिया है। जितेंद्र जी, आप कैसे करते हैं विरेचन बट्टी का प्रयोग, आप थोड़ा बताइए। सर मैं जो सर जो जब विरेचन बट्टी देना है ना, उस दिन खाने में थोड़ा थोड़ा घी, जैसे खिचड़ी बना के दे सकते हैं या भात दाल जिसमें भी या रोटी में भी वो घी ले सकते हैं। लगभग मैंने 30 40 और 50 ml तक घी भी दिया था। तो और रात को जब पेशेंट होता है तो उनको मैं 2 2 गोली दिया था। जो क्रुशता का पेशेंट है उनको 1 1 गोली। सबको अच्छा अच्छा बैग एक जो वाला पेशेंट उनको दिया था। तो उनको सुबह सुबह 6 7 बैग आया और वो एक एक बैग में उन्होंने बताया 2 लीटर तक भी आ रहा था, उनका माल प्रवृत्ति हो गया था। बहुत अच्छा उन्होंने फील किया कि अभी मैं हर रोज वो आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं, कभी तो उसका जो वेट था लगभग 95 था। अभी उनमें 3 थे और उनका वेट लगभग सर थोड़ा 60 माइक के पास आके उन्होंने बोलिए ना प्लीज। बीरेचन पट्टी थोड़ा खाने के थोड़ा बाद नेटवर्क का लगभग प्रॉब्लम हो रहा है, 10 या 15 थोड़ा माइक के पास आके बोलिए प्लीज जितेंद्र जी। वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। डॉक्टर हरिहर सर, आप बताएंगे अनुभव, विरेचन बट्टी कैसे दिया था आपने, कैसे देते हैं। सर मैं जिनको तो प्रॉब्लम ज्यादा होता है। होती थी, उनको हफ्ते में 1 बार देता हूँ, एक ही देता हूँ, लेकिन उनको 7 8 वेग ऐसा आता है विरेचन का। आवाज आती है सर? हाँ, घी कितना देते हैं। घी उनको हम तो बोलते हैं कि आप शाम को 50 ml जितना घी खा लो, और सुबह में जो पानी के साथ आप घूंट भरते हैं ना, वैसे ही घी के साथ ही गोली ले लो तो भी अच्छा रहेगा, ऐसे बोलते हैं सर। तो और पूरे दिन ज्यादा भूख लगे तो शाम को खाना खाने का, नहीं तो मूंग के पानी के ऊपर रहो। दूसरे दिन से मूंग का पानी खिचड़ी ऐसा लेके दूसरे तीसरे दिन से खाना शुरू कर दो, तो सर रिजल्ट तो अच्छा आता है, बढ़िया। जी, अभी तक सर मेरा व्यापक सेवा। नेटवर्क चला गया था ना, सुनाई नहीं दिया रहा था सर। सर हाँ, वो तो थोड़ा आवाज बहुत कट हो जाता था सर। हाँ, ये तो बहुत आप फिर बढ़िया से बोलिए मेडिसिन है। जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार जी, हाँ, आप फिर से बोलिए, रिपीट फिर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। सर सर बहुत वो जो दवाई है ना विरेचन बटी, मैंने जो 14 15 साल प्रैक्टिस में भी जितना मेडिसिन दवाई दिखा है विरेचन के लिए बहुत अच्छा है सर। मैंने भी जिसको दिया बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने के लगभग 95 100 kg वाला पेशेंट को दिया था, उनका वेट था, उनका जो एब्डोमेन में है वो थोड़ा बहुत बड़ा था। उनको दिया मैंने 4 बार दिया था, जो हफ्ते में 2 2 गोली उनको खाने के लिए दिया था। वो सुबह सुबह उनको 5 6 बैग आया था और एक एक बैग में 2 लीटर 3 लीटर का माल भी प्रवृत्त हुआ था। पहला बैग में 3 लीटर 2 लीटर तक माल, उनके बाद भी थोड़ा थोड़ा कम कम होके 5 6 बैग आता। और वो उन्होंने बताया है कि
जितना भी वो भी मेडिसिन खाया है, उनका जो शरीर में भारीपन था, जो शीतलता था, वो उन्होंने बताया वो एक लॉनेट पे फिर भी आवाज चली गई। नहीं, उनका खुद ही चला गया, वो चले गए, अभी फिर ज्वाइन किए। हाँ हाँ, नेटवर्क वैसा है, ये सब चला हाँ, जाता है। वीना मैडम आप हैं? वीना मैडम आपने यूज किया है विरेचन वटी? हाँ करती हूँ, मगर मैं आप 3 दिन घृतपान देती हूँ पहले। आप अपना मेथड बताइए, सबको बताइए मैम। मैं जी हम जैसा ग्रंथोक्त विरेचन देते हैं उस प्रकार से ही मैं आपकी ही विरेचन वटी दे देती हूँ। जिस प्रकार हम स्नेहन 3 दिन स्वेदन स्नेहन बाह्य अभ्यंतर स्नेहन करते हैं, वैसा करके बाद में विरेचन वटी देती हूँ, एक विरेचन वटी। तो उससे 5-7 बार पेशेंट जाते हैं और 20-22 विरेचन हो जाता है उसको। हेलो, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बताया। इस प्रकार देती हूँ मैं विरेचन। सर्जन क्रम कैसे करती है? और बाद में संसर्जन क्रम कैसे? मंडपेया विलेपी पहले 2-1.5 दिन बोले तो 4 बजे के बाद में मंड कर मंड करके पीने को कहती हूँ। बोले तो मुद्गयूष 4 बजे के बाद में देती हूँ, जिस दिन विरेचन के दिन में। सुबह विरेचन वटी ली 8 बजे, तो 10 बजे तक विरेचन चालू होता है। 1.5-2 घंटे में हो जाता है विरेचन शुरू। उसके बाद वेग आने के बाद में भूख लगी तो मुद्गयूष पीने को देती हूँ, दूसरे दिन पूरा मुद्गयूष। और बाद में थोड़ा वो सेमी सॉलिड करके वो 3 दिन यूष देती हूँ, मंडपे या विलेपी ऐसा ही करके थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके हर दिन वो बढ़ा देती हूँ। और चौथे दिन में मूंग की खिचड़ी पूरे दिन में, चौथे दिन में। और बाद में 4 दिन के बाद रेगुलर खाना खाने को बोलती हूँ। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, ग्रंथोक्त विरेचन जैसी ही आपकी विरेचन वटी देती हूँ। स्नेहन अच्छा हुआ तो वेग अच्छे आते हैं आपके गोली से भी। जी, बहुत अच्छा हमारे बताया। घर में भी सभी को मैंने वही विरेचन वटी दी है, बहुत अच्छी तरह से। मैंने अभी बाहर का काढ़े बीड़े जो पिलाती थी विरेचन के लिए, वो बंद किए हैं। अब आपकी विरेचन वटी और एक ही देती हूँ, बस एक ही बस होता है। 20-20 22 वेग आते हैं। जी मैम, वो क्या है, पैलेटिबिलिटी हम देखते हैं ना, त्रिवितले हम हाँ, देंगे तो खाया नहीं जाता, एरंड तेल से लोग नाक से कूटते हैं। इसलिए मैंने विरेचन वटी बनाया है, अच्छे से पेट साफ हो जाए और ज्यादा लेने में तकलीफ ना हो, होने में तकलीफ ना हो, ऐसा बनाया है। और खाने में भी बहुत इजी है, छोटी गोली है। एक घोट पानी के साथ खा ली तो बस हो गया। हम्म। छोटी गोली है जी, मगर करामत अच्छी करती है। अभी मैं बमन वटी भी बना रहा हूँ, अभी मैं दूंगा आपको। वो कल वो जो मदात्य के डॉक्टर है ना, हमारे बापट डॉक्टर, हाँ उनको जी। ये दे दिया, वमन दे दिया। कोई तो भी रत्नागिरी से आया था, उनका बच्चा भी एमडी है ना। हम्म। तो तो उसका एक मित्र है रत्नागिरी में, एमडी है, आयुर्वेदिक एमडी। तो वो आके वमन दे दिया उनको, तो उसको एक ही वेग आया उनको, और बाद में वमन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो कोष्ठ हाँ के हिसाब से, अगर स्नेहन प्रॉपर नहीं हुआ तो होता है ऐसा कभी कभी। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद स्नेहन अच्छा नहीं हुआ और उत्क्लेश भी नहीं हुआ होगा। आपकी बात से मुझे याद आ गया, मेरे पास सरदार जी लोग आते थे बहुत हाँ साल पहले, 2008-9 में। उनको मैं घी खिलाता था तो वो बोलते थे, उनका बॉडी भी एकदम मजबूत और ताकतवर, उनको हाँ 2 किलो घी खिलाना पड़ता था,
तब अच्छे से वमन, उत्क्लेश होके अच्छा वमन होता था। मतलब जो सरदार जी होते हैं ना, वो स्ट्रांग होते हैं। जाट लोग और सरदार जी, उन लोग को हाँ ज्यादा घी खिलाना पड़ता है। हाँ। हम्म, ठीक है। मगर स्नेहन अच्छा हुआ तो पंचकर्म उत्क्लेश, भी बहुत अच्छा होता है ना। उत्क्लेश के लक्षण नहीं आ रहे और आप वमन कराएंगे तो वो हीन हो जाएगा, हीन हाँ, योग। उत्कृष्ट भी अच्छा नहीं हुआ वो बापट डॉक्टर का। तो उनको मुझे बॉडी में मैं रुक्षता बहुत ज्यादा होगी ना, रुक्षता। हाँ, हाँ रुक्षता होगी ज्यादा। जी। ये कृष्णकांत हल्दिया जी कौन है? यहाँ पे कोई तो जुड़े हैं कृष्णकांत जी। पेशेंट है क्या किसी के? कृष्णकांत हल्दिया जी बोल नहीं रहे हैं। कोई तो हैं। चलिए, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, अभी तो सर प्रणाम सर, वो मेरे पे। आपके पेशेंट है, उनको बोलिए वीडियो ऑन ऑन करें, वीडियो ऑडियो। प्लीज सर जी। मैं इनको कैसे करूँ स्पॉटलाइट? इनको बोलिए चेहरा पे लाइट आना चाहिए। और शशि मैडम, आप कृपया इनसे बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ जी कृष्णकांत जी, बताइए क्या तकलीफ है? आप पहले अपना माइक तो अनम्यूट करिए। जहाँ पे माइक अनम्यूट करिए प्लीज। वीडियो के साइड में हाँ जी ऑडियो, सर। मैम हाँ मेरी हो आवाज गया। आ रही है आपको? और हाँ जी, हाँ जी, मोबाइल नाउ यू आर स्टेबल ऑडियो। रखिए, मोबाइल स्टेबल मैम रखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में, अच्छा। जिसकी वजह से मेरा एक जो राइट हैंड है इसके शोल्डर से ना इस तरीके हाँ। से आप देखते हैं मूवमेंट चला गया है इस हाथ का ना, नर्व कट गई थी इसकी। अच्छा। तो मेरा एम्स में एक बार ऑपरेशन हुआ था मैम इसका ना, हम्म। हम्म। कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है इस चीज का। तो इस हाथ को उठा नहीं पाते हो? मैम देखिए इस तरीके से रहता है, देखिए आप। नहीं, वो तो मैंने देख लिया, मतलब दूसरे हाथ से उठाना चाहते हो तो दूसरे हाथ से सपोर्ट देकर उठा पाते हो अपनी इस हाथ को? हाँ जी मैम, दूसरे हाथ से उठाना चाहें तो उठा लेंगे। ऐसे नहीं उठता है। ऐसे नहीं है मैम, अपनी मर्जी से नहीं उठेगा, बस इतना ये रहेगा, इतना बस। अच्छा। नीचे से मान लीजिए कोई सामान उठाना, उस हाथ से उठा लेते हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है इस चीज का। अच्छा, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई वेट होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह भी नहीं है? नहीं है ना? मैम, कुछ भी नहीं। दर्द होता है बस इसमें ना मैम, अंदर ही अंदर नसों में जो दर्द रहता है, हाँ। तो दर्द बहुत तो एकदम से उठता रहता है इसमें कभी भी। अच्छा, कभी भी दर्द होता रहता है? कभी नोटिस किया है कि ठंड में ज्यादा दर्द होता है या बारिश के मौसम में ज्यादा दर्द होता है, या कभी भी हाँ दर्द मैम, होता है? जैसे मौसम मैम ठंडा रहेगा ना तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, ठीक है। तो 2022 में हुआ था, करीब 3 साल होने को आ गया। जी मैम। ठीक है, चलो। क्या काम करते हो सर आप? मैम अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब हाथ में दिक्कत है तो कुछ काम नहीं हो पा रहा अभी, फिलहाल घर पे रहता नहीं हूँ। तो दूसरा हाथ तो ठीक है ना भाई? मैम मेरा राइट हैंड में दिक्कत है ना। नहीं, ये मतलब नहीं, अदरवाइज मत लेना। मैं ऐसे लोग को भी जानती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ और उनका राइट हैंड खराब हो गया, और मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा एज के थे, फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा। ठीक है। ही वॉज बेसिकली जी इंजीनियर। जी तो मैम। उन्होंने इस तरह की चीजें किया, और आपको तो 3 साल हो गया, और उसमें प्रैक्टिस कर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप देखो बैठे रहोगे ना, कोई काम नहीं करोगे तो उससे आप ज्यादा परेशान रहोगे। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश यस करना। मैम। तो इस जी वजह जी से, इसके पहले क्या करते थे आप? मैम, इससे पहले मैं सेल्समैन था मैम इस स्टोर में ना। अच्छा, तो सेल्समैन थे तो ड्राइविंग वाइविंग बहुत ज्यादा करना पड़ता था? यस मैम। हेलो। भाई सेल्समैन थे तो बाइक वाइक ज्यादा चलाना पड़ता था जाना आने के लिए? हाँ मैम, चल हाँ, डेली का रूटीन था, मतलब आना जाना। अच्छा। तो अभी आप ये तो है ना कि बैठ करके ऑफिस ऑफिस वर्क कर ही सकते हो?
है ना। जी जी तो अपने आप को वो करो, राइट हैंड से मान लो प्रॉब्लम है, थेरेपी चलेगी, ठीक हो जाएगा, बट वो कितना टाइम लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? देखो 3 साल ऑलरेडी बीत गए, ठीक है। हालांकि उसमें जी चलेगी, दवाएं जी चलेंगी, कुछ थेरेपीज होंगी पंचकर्म की, उससे आने का चांसेस होगा। बट क्या होता है, जैसे जो नर्व काट करके अगर निकाल दी गई होती है तो वो पैदा होना मुश्किल होता है। जो पड़ी हुई होती है मरी अवस्था में, उसको तो ठीक किया जा सकता है। नहीं, वो कितना बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा वो अलग की बात है, पहली बात। दूसरी बात, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, उतनी जल्दी रिकवरी होगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर इलाज करते हो तो हमेशा जी पैनिक होते रहेंगे, नहीं अभी तक ठीक नहीं हुआ, अब तक नहीं ठीक हुआ, तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहली बात तो ये चीजें मैं बता दूं। और दूसरा तरीका ये है कि अपने लेफ्ट हैंड से लिखने उखने की आदत डालिए, जैसे छोटा बच्चा नहीं लिखता है वैसे फिर से जी जी लिखने की आदत डालिए, फिर से सारे काम करने की आदत डालिए। और उससे एक फायदा और मिलेगा, आप तो लिखना पढ़ना लेफ्ट हैंड से सीख जाएंगे, मतलब लिखने का, साथ में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर स्ट्रेस कम हो जाएगा। जी। तो मेरी बात मानने की कोशिश करिएगा। अब मुझे आप बता दो, अभी जैसे आप मान लो कोई इस तरह का ऑफिस वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके सोने उठने का क्या शेड्यूल रहता है? मैम वही है, मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, 8 बजे उठ जाता हूँ। 8 बजे उठ जाते हो, अच्छा जी। और सुबह कितने बजे सोते, रात में कितने बजे सोते हो? मैम 11 बज जाते हम्म। हैं, 11-12 बज जाते हैं, 11-12 बज जब जाते हैं मैम। आपको, नहीं क्यों बच जाते हैं, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब आप कोई काम भी ऐसा नहीं कर रहे हो फिर 12 बजे क्यों रहे हो? देखो आपका मैम शरीर थोड़ा सिर्फ गर्मी का खराब हो टाइम है जाएगा। तो। जी नहीं, गर्मी का टाइम है, आप अपना माइंड मेकअप करिएगा। मैं आपको जो चीजें बताऊंगी उसको बहुत हार्ड नहीं लेना है, लेकिन माइंड मेकअप करके चीजें चेंज करना है कि रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालिए। कभी जी काल को इंसान बीमार है, घर में कोई इमरजेंसी ओके हो गई, दैट इज डिफरेंट सिनारियो, लेकिन डेली में हम लेट सोकर उठेंगे ये चीज नहीं चलेगा, ठीक है। गर्मी के मौसम में तो इंसान और जल्दी उठता है। ओके मैम। हाँ, एक तो ये चीज है। फिर ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? मैम सुबह 9 बजे। तो 9 बजे आपको भूख लगी होती है? मतलब हल्का फुल्का हो जाता है मैम ब्रेकफास्ट ना, फिर लंच थोड़ा लेट होता है हमारा, 2 बजे के नहीं, वो आसपास। अलग बात है, आपकी भूख लगी होती नहीं लगी होती, मेरे से ये पूछना ही मतलब है मेरा। क्योंकि आप जी 8 बजे मैम भूख सोकर उठ रहे लगती हो है। तो 9 बजे आपको भूख लगी होती है। जी मैम। आपका चेहरा कुछ और बयान कर रहा है। चलिए, लंच कितने बजे करते हैं? कृष्णकांत जी, हेलो। लंच कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट मैम 9 बज जाते हैं, 9 साढ़े 9 यही टाइमिंग रहती है ब्रेकफास्ट की। ठीक है, लंच कितने बजे करते हैं सर जी? लंच 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 मैम 2 से 2:30 बज जाते हैं, लंच में ना 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हो जाता है लंच। उस टाइम भूख लगी होती है? जी मैम। और रात में कितने बजे खाना खाते हो? रात में तो मैम 10 बज जाते हैं, क्योंकि भाई वगैरह लेट आते हैं ना, तो उसी के साथ से खाते हैं। अच्छा, तो भूख कितने बजे लगती है रात में? वही मैम जो हमारी टाइमिंग बनी हुई है 10 बजे की ना, तो 10 बजे के आसपास ही हमारा हो जाता है भोजन रात का। अच्छा, गुटखा उटखा खाते हैं क्या कृष्णकांत जी? मैम पहले खाता था। हाँ, वो आपके दांत बता रहे हैं इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, और वेजिटेरियन हो जी कि नॉन वेजिटेरियन हो? मैम दोनों ही। अच्छा, दोनों। अल्कोहल वगैरह, शराब हेलो। वगैरह पीते थे? मैम कभी कभार जैसे फंक्शन में बियर वगैरह हो जाती है, बाकी तो नहीं। अच्छा, स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सिगरेट वगैरह। मेरी मेन आवाज जो नहीं आ रही दिक्कत है अब ना तक? मेरे को ये हाथ में हाँ जी। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, बताएं। हाँ मैम, इसमें जो दर्द होता है मुझे थोड़ा बताएंगे, ये दर्द क्यों रहता है इसमें? अरे भाई, दर्द तो इसलिए रहता है कि अंदर वहां पर वो जो भी इंजरी हुई थी प्रॉपर हील नहीं हुई है, सीधी सी बात है। या कुछ और भी समस्या है, पहली बात है पहले। इसलिए तो मैंने पूछ रही हूँ, मैं आपके खाने पाने से मुझे पता चल जाएगा ना कि क्या क्या है। तो सुबह वो पेट साफ होता है अच्छे से? हेलो। हाँ, हाँ जी, जब सुबह पेट साफ होता है अच्छे से?
हाँ जी मैम, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं, वो पेट साफ हो जाते हैं। अच्छा, कोई गैस एसिडिटी वगैरह तो नहीं रहती है? नहीं ऐसे तो नहीं रहती। अच्छा, मतलब और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ उसी में दर्द ही रहता है ना? तो एक बात बताओ, ऑफिस ऑफिस मान लो नहीं जाते हो तो दिन भर हाँ घर में कुछ उसी को। करते हैं आप? हेलो। हम्म। हाँ, दिन यस भर मैम, घर में कुछ करते बोलिए। हैं कि बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? नहीं मैम, थोड़ा सा अपना मेरी आवाज प्रॉपर्टी नहीं आ रही डीलिंग का आपको? कर लेते हैं इधर ना। हाँ मैम, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा ना, जैसे नहीं प्रॉपर्टी जो, डीलिंग वगैरह का कर लेते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, मेरा कहने का मतलब है चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग करिए चाहे कुछ और काम करिए, अपना जो शेड्यूल है, अपनी जो दिनचर्या है ना, बहुत अच्छी रखिए। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सारे काम धाम करना जो भी है। और मान लो दाएं हाथ वाले जो काम है, आप सोचोगे कि नहीं दाएं हाथ को प्रॉब्लम दे रहा है, तो बाएं हाथ से वो काम करने को शुरू करिए। खास करके लिखने पढ़ने वाला, इस तरह के कुछ कुछ काम होते हैं ना, तो बाएं हाथ से भी लिख पढ़ सकते जी हैं। जी जी। मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जिनका इंजरी के बाद वो लेफ्ट हैंडेड हो गए, मतलब बाएं हाथ से ही लिखने पढ़ने का काम करते। तो ये चीजें करिए, दवा चलेगी, ठीक हो जाएंगे। जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने खुद ही बताया कि नर्व कट गई थी, तो जब नर्व कट जाती तो उसकी वजह से तकलीफ होता है, और वहां पर प्रॉपर तरीके से जो भी इंजरी थी वो नहीं हील हो पाती है। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं और मौसम में ज्यादा दर्द करती हैं। ठीक है। ओके। वैसे मैम, इस तरह चलिए, के केस आपने पहले भी किए होंगे, तो कुछ होता है इसमें, कुछ इम्प्रूव आता है कुछ? अब देखो, अगर शंका में हो जाओगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, पहले बता दे रही हूँ। और विश्वास जी रखकर जी चिकित्सा करोगे तो ठीक हो जाओगे। ये मैं आपको जी साफ जी। साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी में 3 साल तो भटक ली है ना, नहीं हुआ ना। सर्जरी ये तो चलो मान लो कर दिया था, लेकिन दर्दें तो नहीं गई, पहली बात है। और हम्म। दिमाग में ये रखना है कि हाथ पहले जैसा हो जाए। तो वो पहले जैसा हाथ आपका तभी होगा जब आपको पूरा विश्वास होगा कि जो मैं दवा लूंगा वो दवा काम करेगी, जो कहा जाएगा वो मैं फॉलो करूंगा, और उसमें शंका नहीं रहेगा। जहां शंके की गुंजाइश होती है वहां दवा नहीं काम करती है। आयुर्वेद की क्यों नहीं काम करती? क्योंकि नेचर की बनी चीज है, लैब में बनी दवाएं नहीं होती हैं। लैब वाली चीजों के लिए अलग असर होता है, ठीक है। जी। जी सर जी। मैम इसमें और किसी एक कुछ एक एक मैंने आयुर्वेदिक बोलिए। इलाज किया था यहाँ पे नुनु वाला में ना मैम। हम्म। एक हम्म। हरदेव डॉक्टर थे, चंडीगढ़ हरियाणा से आते थे, मैंने 3-4 जगह कैंप लगाते हैं वो ना। हम्म। तो वो भी आयुर्वेदिक थे, उन्होंने भी यही कहा था मेरे से स्पष्ट ना शुरू में, कि देखो अगर मेरे को जहां लगेगा ना, तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूंगा, आपको गुमराह नहीं करूंगा इसमें। हम्म। कि आप मेरी ट्रीटमेंट कीजिए, 1 महीने कीजिए, आपको अगर लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको मना कर दूंगा कि मेरे से नहीं हो पाएगी ये चीजें। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, हम्म। उन्होंने ये बात बोली थी मेरे से। तो उनसे किया नहीं ट्रीटमेंट? कि मैम 1 महीने किया था मैंने, कुछ मुझे लगा नहीं उनसे भी ना। नहीं, इतने जल्दी हल्का रिजल्ट नहीं मतलब। आएगा, मैं पहले बता दे रहे हैं। और आपके केस में रिजल्ट और लेट आएगा क्योंकि आपके अंदर संशय बहुत है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। वो आपका चेहरा ही बता रहा था। इसीलिए मैंने कहा, जब आप रात में जल्दी सोना शुरू करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ी सी दिनचर्या को व्यवस्थित करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, तो धीरे धीरे करके आपका आत्मबल भी बदलेगा, आपकी ऑरा भी बदलेगी। ठीक है। जी जब मैम। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से होते हैं, जो इंसान भी सूर्योदय के बाद लेट सोकर उठता है, कभी भी उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती, ये चीज लिख कर रख लीजिए। ठीक है। अभी आप तो जी बहुत बड़े हैं, मैं तो 15-16 साल के बच्चों को भी, मेरे सामने भी परसों ही बैठा था एक 16 साल का बच्चा था, उसको 10 परेशानियां हो रही क्योंकि रात में 2-2 3-3 बजे तक वो सो करके, मतलब सोता था पढ़ाई की वजह से, फिर सुबह 8 बजे उठता था। तो उसको वो तकलीफें हो रही जो 50-60 साल के वालों को तकलीफ होती हैं। तो अपनी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित रखिए, खान पान अपना बहुत व्यवस्थित रखिए। ठीक है। और जो आपको कहा जाए सारी चीजें जी। फॉलो करिए, और मैं 1 महीने 2 महीने आपको नहीं बोलूंगी। आपको जो भी थेरेपीज बताई जाएंगी वो थेरेपीज करनी पड़ेंगी। आपको पूरी दिनचर्या कम से कम साल 6 महीने फॉलो करेंगे, और दिनचर्या तो मैं कहती हूँ हर इंसान को पूरी जिंदगी फॉलो करनी चाहिए। रात जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने से कोई नुकसान नहीं होता है, खास करके जो इंसान जी। अपना काम करता है। ठीक है। करिए फिर बताइएगा। चलिए। और ओके कुछ मैम। प्राणायाम वगैरह भी हेलो। करिए, मंत्र का जाप वगैरह करिए, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र वगैरह होगा, तो उससे संशय चला जाता है अंदर का। ठीक है। ओके। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछें। बस मैम, ये थोड़ा हाथ को लेके दिक्कत रहती है ना, इसका ही मुझे बस, एक तो सूज मतलब पतला हो गया है हाथ ना।
हाँ वो दिख रहा है, मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, वहां का सर्कुलेशन नहीं सही है, टाइम लगेगा ठीक होने में। शुरुआत में ही ऑपरेशन होने के कुछ टाइम बाद ही आपने कराना शुरू किया होता तो जल्दी रिजल्ट आया होता। अब ऑपरेशन हुए 3 साल हो गए, तो 3 साल में भी तो और सर्कुलेशन लो हो करके खराब हो गया, तो समझो आपका सर्कुलेशन पूरा ठीक करना है। वहां से खून का दौरा, अगर कहीं पर भी खून का दौरा नहीं रहता तो वहां की मसल्स भी एक तरीके से समझो डेड हो जाती है, वहां की नर्व्स भी डेड हो जाती है भाई। खून जाएगा तभी तो कुछ खाना पानी मिलेगा। तो किसी तरीके यस से मैम। जिंदा वाला हालचाल है कि शरीर में लगा है तो बस किसी तरीके से चला रहा है। तो किसी तरीके से चला रहा है तो उसको जानदार बनाने में टाइम लगेगा ना। फिंगर तो मेरी ठीक ठीक है, है, मतलब फिंगर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। हो जाएगा। हाथ में सूजन, हाथ में पतलापन आ गया, फिंगर ठीक है। ठीक हो जाएगा, वो मैं डॉक्टर से कह रही थी, यहाँ पर जो पैनल पर और लोग हैं उनको कुछ आपसे पूछना होगा तो पूछेंगे। ठीक मैं है, मैं मैं अगर मैं मैं आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर भी हाँ से हाँ रहा हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर जी हाँ, सर। कृष्ण कुमार पांडे जी, आप अपनी उंगलियां दिखा रहे थे, उंगलियां हिला के दिखाइए। कृष्ण कुमार पांडे जी। सर, यस सर। हाँ, सर उंगलियां हिला इतना, के दिखाइए। सर इतना ही हो पाएगा खास है ना। अच्छा, अपने आप उंगलियां थोड़ा उंगली पे फोकस करिए। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, उंगली कैमरा में जो फोकस है मतलब वो ये उंगली की कैमरा तरफ लगाइए, करिए। कैमरा 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 उधर करिए। अब हिला के देखिए। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। और आपको दर्द कहाँ पे होता है, किधर, बाएं हाथ से बताइए। एक मिनट मम्मी पकड़ना थोड़ा, बाएं हाथ ऐसे से पकड़। बताइए। ये पूरे इसमें ना दर्द तो होता है एकदम से। पूरे में होता है। ये मैं- ठीक ये ठीक ठीक। आपने ऐसे ऐसे करना पड़ता पतला भी हो रहा है। हाँ। ठीक है। है। ये इस तरीके की एक्सरसाइज करता हूँ मैं इस जी 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 जी। तरीके से, हम्म। और इतना ये शोल्डर से इतना ही रहता है। दर्द आपको किस समय, अब आप माइक ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। आपको दर्द किस समय ज्यादा होता है, सुबह दोपहर शाम, कब होता है? सर सर्दियों में तो वैसे ज्यादा होता है, बाकी अदरवाइज जो है ना सर, कभी भी उठ जाता है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है इसका, कभी भी हो जाता है। अच्छा, आपको लगातार होता है, लगातार हो रहा है? नहीं, जैसे कुछ देर के लिए होएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर पता नहीं कब होएगा, फिर इस तरीके से है सर। हम्म। ये आपको कौन, डॉक्टर प्रियंका पाटिल जी ने भेजा है ना? यस सर। जी हाँ। सर। हाँ, प्रियंका पाटिल जी, इनको कुछ क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है आपने इनको अभी तक? सर ये एक्चुअली मेरे ना कोई पेशेंट है, उनका ब्रदर है ये सर, तो मैंने इनको बस अभी यही जूम के सेशन पे ही बुलाया है। अभी कोई कुछ नहीं, भी कोई नहीं। ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ जी सर। देखिए, देखिए, अंग शोष तो हो ही रहा है, और नसों का भी, नसों की भी वीकनेस है, मसल्स की भी वीकनेस है, मतलब नव, शिरा, स्नायु और धमनी, सभी की सभी वो है ना, मतलब सभी में, क्योंकि वो में प्रॉपर सर्कुलेशन तो नहीं है ना। और शशि मैम ने तो अच्छे से इनकी डांट लगाई दी है कि ये तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, ये जो दिनचर्या पालन नहीं कर रहे हैं, डर गए बेचारे। कोई नहीं, मैम जो बोलती हैं बहुत सही बोलती हैं। नहीं सर सुनिए, वो, आपने जो दांत आपके जो बता रहे हैं ना, मसाला अभी भी खा रहे हैं आप? नहीं सर अब नहीं है, देख ही लीजिए। दांत दिखाइए पूरे, दांत दिखाइए, दांत मुट्ठी मुंह बंद करके। देखिए नीचे वाले पूरे पूरे मसाले। अब जीभ दिखाइए जरा। हाँ, तो आपका पेट अभी साफ नहीं हो रहा ठीक से, नहीं? नहीं सर, पेट तो साफ होता है सर। कितनी बार जाते हैं आप? सर एक ही टाइम जाता हूँ शाम को ना, तो वो सुबह, शाम सॉरी सुबह, शाम को जाते हैं? सुबह 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 सॉरी मॉर्निंग में। सुबह एक ही बार जाते हैं? जी सर। और खाना कितनी बार खाते हैं? सर वही है, हल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर लंच है, फिर डिनर है सर। हाँ, तो 2 बार 3 बार खाना खाया, और मोशन आप एक बार जा रहे हो। यस सर। तो शाम को क्यों नहीं जाते हैं आप? आपको फीलिंग सर नहीं होती? सुबह, नहीं सर सुबह फ्रेश हो जाते हैं सर, ठीक हो जाता है। अरे तो सुबह का खाना शाम तक तो तैयार हो गया, तो शाम को क्यों नहीं गए आप, मोशन नहीं हुआ? लगता नहीं सर है जब आपको? होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है तो सर अच्छा, चले आपको जाते हैं पेट में बाकी। गैस वगैरह भी रहती है क्या, थोड़ी सी? नहीं सर, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे कमर में दर्द कहीं? और कहीं दर्द नहीं रहता सर। नींद कैसी आती है आपको? नींद सर थोड़ा लेट ही आती है, मतलब 11-12 बज जाते हैं सर। जब आप 10 बजे खाना खाएंगे तो 11 बजे, तो फिर आपका शरीर बनेगा कैसे, मतलब शरीर को आपको बनाने के लिए, जो आपकी नसें वीक हुई हैं उसको लिए 10 बजे से पहले, 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जैसे शशि मैम ने आपको बोला।
आप जो जी 12 बजे सो रहे हो वो आप दिन में भी सोते हो क्या? सर, दिन में भी सो जाते हैं हाँ। हाँ देखिए यही सब आप चीज कर रहे हैं, इसीलिए डांट पड़ रही थी आपकी, मैं देख रहा था। आप दिन में जी भी सर। सो रहे हो ना। नहीं, दिन में तो सर ऐसा नहीं है कि रोज ही सोना है, मतलब कभी कभार जैसे नींद आ जाती है ना तब सो जाते हैं। हाँ तो देखिए और जैसे आजकल सर थोड़ा गर्मी का टाइम है ना, तो थोड़ा लेट नींद आती है, तो इस चक्कर में 11-12 अच्छा बज जाते हैं। ज्यादातर आप एसी में रहते हैं क्या? नहीं सर, नॉर्मल फैन है। एसी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर। नहीं करते हैं। पानी ठंडा पीते हैं फ्रिज का या नॉर्मल पानी या गर्म पानी? सर थोड़ा ठंडा पानी, गर्मी है जैसे तो उस हिसाब से थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और खाने में मीठा ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं सर, मीठा का तो ज्यादा नहीं है। क्या खाते हैं खाने में? खाने में सर नॉर्मल जो बनता है, दाल वगैरह, हरी चलिए सब्जियां अभी वगैरह। 10 बज रहा है तो मैम को हम लोग बता देंगे। ठीक है ना, संभाषा समय 10 बजे तक का समय होता है। तो आप मैम को बता दिया जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो आपका प्रोसीजर शुरू होगा मैम। ओके। ठीक है ना। ओके जी सर। सर। जी ओके जी। ओके, मैं आपको बता दूंगा सर, ओके। हम लोग बता देंगे आपको। सर पाठक सर। ओके सर। हाँ ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, अब कल बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। प्रियंका ओके मैडम ओके। हम बता देंगे आपको, क्योंकि टाइम हो ठीक है। गया है ओके। ना। जी जी थैंक यू, जी गुड सर। नाइट, थैंक यू।